नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी सर्वा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सभी साथी है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर कि अपना सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियोज संपूर्ण ज्योग्राफी के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके आता है। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चैनल है। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो आज की सीरीज है साथियों, अपनी मुख्य रूप से जो सीरीज आज की है वो है किससे संबंधित, भूगोल प्रायोगिक। मेरे साथी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी नहीं है अब तो एग्जाम दे रहे हैं, उन साथियों के लिए थोड़ा सा एक कहें तो प्रैक्टिकल के जो प्रश्न आते हैं उससे संबंधित हमारा एक प्रयास है छोटा सा कि वो यहाँ से कुछ हेल्प प्राप्त कर सके। और हेल्प क्या है कि विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न है उनको यहाँ पे सरल कराने का मैंने प्रयास किया है। तो किस तरह के प्रश्न अब तक पूछे गए हैं और आज की बार परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं और इजीली ऐसे प्रश्नों को कैसे अपन सोल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीरीज का पहला प्रश्न देखिए, यदि मापक 4.2 सेमी बराबर 21 किलोमीटर है तो उसकी प्रदर्शित भिन्न क्या होगी। तो यहाँ पे मापक पूछा है ना, और उसकी आरक पूछी है। आरक पूछी है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है मुख्य रूप से उसकी क्या होगी जब 4.2 सेमी बराबर 21 किलोमीटर। तो ये कौन सी भिन्न है? सबसे पहले प्रश्न तो यहीं से आ जाता है कि ये कथनात्मक भिन्न। कौन सी है? कथनात्मक भिन्न। और आरक कौन सी होगी? जिसके अंदर 1:100 से लिखा हो, पहला अक्षर यदि अंश 1 हो और अनुपात इसके साथ में कोई इकाई नहीं लिखी हो और अगली संख्या जो अनुपात के बाद में कोई भी हो सकती है। लेकिन पहली जो अक्षर है, पहला जो अंक है अनुपात से पहले वाला वो 1 हो। ठीक है, तो यह कथनात्मक भिन्न है यहाँ पे। और यह है प्रदर्शित भिन्न में इसको बदल के बताना है। तो हमें क्या करना है कि 4.2 सेमी बराबर है किसके? 21 किमी के। मैं इसको ये लिख दूं कि 4.2 सेमी बराबर है 21 लाख सेमी के। तो भी राइट है, क्योंकि राइट इसलिए है कि 1 किमी बराबर 1 लाख सेमी होता है। इसकी सारणी मैंने पहले ही डाल रखी है, अभी आपको और बता दूंगा मैं। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण सारणी है जहां से इस प्रश्न को इजीली अपन सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको अपन सरल करेंगे तो इसको वैसे अपन कैसे सरल करेंगे, उसका एजीवे कौन सा है। तो देखिए इसको इस तरह का प्रश्न आता है तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 4.2 है तो इसको लिख दो आप 42/10, है ना। और यहां बटे में भी जाएगा क्या? 21 लाख। तो यहां मल्टीप्लाई 21 लाख, समझ गए। अब देखिए इसको, यदि अपन इसको 21 से काटते हैं, 21 42 दो बार कटा, 2 से इसको काटा 5, कितने बच गए? 5 लाख। तो उत्तर क्या जाएगा? 1:5 लाख। अब इसमें सीधा है एकदम से, तुरंत अपन इसकी आरक क्या हो जाएगी? 1:5 लाख। इजीली सरल कर सकते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन है 1:5 लाख राइट। ठीक है, कैसे आसान तरीके से कितना जल्दी सरल कर सकते हैं, ये तरीका आप तक पहुंचाने का प्रयास है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें सारणी कौन सी जिसके द्वारा अपन आसानी से इसको सरल कर सकते हैं, वो सारणी भी यही बना देता हूं मैं। देखिए, एक तो होती है मीट्रिक हो, मीट्रिक मार्क में किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। अब इसको आप कैसे, ये क्रम से आप ध्यान रखो, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर को आप क्रम से ध्यान रखो। 1 लिखो, 10 लिखो, 100 लिखो, 1000 लिखो, 10,000 लिखो, 1 लाख। लेकिन क्रम आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक क्रम यही रहे। किलोमीटर के बाद में हेक्टा आएगा, हेक्टा के बाद में डेका आएगा, डेका बाद में मीटर आएगा, मीटर बाद में डेसी आएगा और डेसी के बाद में सेमी आएगा, सेंटीमीटर, है ना। तो सेमी के बाद में मिलीमीटर और बढ़ जाएगा। उसके बाद में ये क्या कहती है, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं, 100 डेकामीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 10,000 डेसीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। अब 1 हेक्टा के अंदर 10 डेका होते हैं, 100 मीटर होते हैं, 1000 डेसी होते हैं, 10,000 सेंटी होते हैं।
उसके बाद में एक डेका के अंदर 10 मीटर होते हैं, 100 देशी होते हैं और 1000 सेंटी होते हैं। उसके बाद में एक मीटर में 100 सेंटी होते हैं, सॉरी 10 देशी होते हैं और 100 सेंटी होते हैं। एक देशी के अंदर 10 सेमी होते हैं, एक सेमी में 1 सेमी होता है। ये सारणी आप याद रख लो। बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को आप है जो किलोमीटर और सेंटीमीटर वाला है आसानी से सॉल्व कर सकते, देखते ही जल्दी कर पाओगे। तो याद मेमोराइज करके आप यदि चले जाओगे तो पेपर में जैसे आएगा तो आप इसको बहुत ही चंद समय में यहां से बहुत सारे प्रश्न सॉल्यूशन हो जाएंगे, है ना। किसी भी तरह का जो यदि आरएफ का प्रश्न आएगा तो इजीली यहां से आप उठा के सरल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो। दूसरा अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि किस संख्यांकीय वितरण में माध्य माध्यिका बहुलक का मान मूल्य समान होता है। जब समान की बात आ जाए ना तब आप सामान्य वक्र की बात कर देना। सामान्य वक्र घंटी आकार में इस प्रकार का होता है ना। इस वक्र के अंदर मुख्य रूप से है माध्य माध्यिका और बहुलक का मान समान, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। बहुत बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं लेकिन बेसिकली हम भूल जाते हैं, विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को अपने सोल्व करते नहीं, तब दिक्कत आती है। एक एजीमुथल द्विसंगी द्विगंशी प्रक्षेप में कौन सा गुण सही परिस्थिति। देखो द्विगंशी या एजीमुथल का शब्द होता है शुद्ध दिशा, बस ये ध्यान रखो, शुद्ध दिशा। इसमें लिखा उत्तर इसी में लिखा हुआ है। द्विगंशी या एजीमुथल मुख्य रूप से शुद्ध दिशात्मक दर्शाने वाले प्रक्षेप होते हैं। तो इसमें कौन सी राइट हो जाएगी, दिशा। सीधा ये उत्तर इसी में पड़ा उत्तर, यदि आप ध्यान से इसको पढ़ें और करें। अगला है यदि किसी मानचित्र का आरएफ 1:60,000 है तो 1 सेमी प्रदर्शित करेगा, है ना। अब अभी बताया था मैंने आरएफ 1:60,000 इसकी आरएफ दे रखी है। अब 60,000 है उसमें यहां मीटर देखने हैं, है ना। 60,000 में मीटर देखने हैं तो आप क्या करोगे, 60,000 और 1 मीटर में सेंटीमीटर सारणी भी आपने बनाई थी उसके अनुसार देखेंगे तो 100 होते हैं। 100 से ये 100 कट के बचा क्या, 600 मीटर। अब इसमें देख लो 600 मीटर किसमें, 2 नंबर वाले ऑप्शन में, तो 600 मीटर हो जाएगा। 1 सेमी बराबर 600 मीटर हो जाएगा। सिंपल है ना। अरे सिंपल है, सारणी आप याद रखो तो इजीली इसको सोल्व कर सकते। अभी तो अपन थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, है ना, किस तरह के प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित प्रक्षेप में से किसी में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश शुद्ध रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। शुद्ध रूप से 90 डिग्री अक्षांश किस में प्रदर्शित होता है, में मुख्य रूप से तो बॉन प्रक्षेप जो होता है ना उसकी शेप जो होती है वो इस प्रकार की सी होती है, इस प्रकार की। ये बॉन प्रक्षेप तो इसमें 90 डिग्री नहीं आता, ये ध्रुव नहीं आता। बेलनाकार समक्षेत्र होता है उसमें जो ध्रुव होता है वो अनंत होता है ना। मर्केटर में भी बेलनाकार की तरह ही होता है। तो बचा कौन सा, सिनुसोइडल प्रक्षेप जो मुख्य रूप से है ना। इसमें के अंदर मुख्य रूप से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को शुद्ध रूप से दिखाया जा सकता है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। ये क्यों, ये 3 क्यों नहीं आप समझ गए होंगे। इसकी शेप ऐसी होती है बॉन की, बेलनाकार समक्षेत्र होता है, बेलनाकार उसमें अक्षांश जो होते हैं देशांतर होते हैं वो भूमध्य रेखा के बराबर 90 डिग्री अक्षांश ही होता है, दूर होता है, तो उसमें शुद्ध रूप से नहीं दिखा सकते अपन। अगला देख लो। अगला प्रश्न है एक श्रृंखला में अंतिम संचय आवर्ती जिसके बराबर होती है। तो अंतिम संचय आवर्ती पूछी है ना। तो संचय आवर्ती अंतिम मुख्य रूप से किसके बराबर होती है, तो सिग्मा एफ, क्योंकि आवर्तियों का योग ही होता है। अंतिम संचय आवर्ती होती है ना, आवर्तियों का योग होता है, ठीक है ना। इसलिए किसके बराबर हो जाती है, सिग्मा एफ के बराबर होती है। यदि अपन 0 से 10 इसको समझे और 10 से 20 और 20 से 30 यह वर्ग है और इसकी एफ आवर्ती 2 4 6 है तो इसकी सी बनाएंगे तो 2 है ना, और 4 2 6 और 6 6 12 है ना। तो इसका योग कितना हो गया, अंतिम संचय आवर्ती 12 हो गई, योग 6 से कितने हो गई 12। तो ये क्या है, सिग्मा एफ। तो बराबर किसके हो गया, सिग्मा एफ के। ध्यान रखना इसको, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं। प्रश्न इजी है लेकिन थोड़ा सा भाषा में अपन देखें तो समझ नहीं पाते, तो दिक्कत होती है। अगला प्रश्न देखो। जिस प्रक्षेप में अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी भूमध्य रेखा की ओर कम होती जाती है वह प्रक्षेप कौन सा है
है ना, भूमध्य रेखा की ओर दूरी कम होती जाती है, वो प्रक्षेप मुख्य रूप से कौन सा है? तो इसमें देखो, यदि अपन ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप की बात करते हैं, है ना, ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप बेलना, तो इसमें पूछा क्या है, भूमध्य रेखा की दूरी जो है, रेखाओं की मध्य दूरी भूमध्य रेखा की ओर, यानी इधर कम हो रही है, इधर बढ़ रही है, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से बढ़ रही है। तो इसका राइट आंसर मुख्य रूप से कौन सा हो जाता है? ऐसे प्रक्षेप है उसमें मध्य में बराबर होती है, बेलनाकार समक्षेत्र शंक्वाकार है, समक्षेत्र इसमें समान होती है, इसमें समान होती है, और सिनुसोइडल इसमें समान होती है, बेलनाकार समक्षेत्र। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाता है? बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, है ना। तो मुख्य रूप से ये बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप है, इसमें ये दूरी जो होती है वो भूमध्य रेखा की ओर कम होती जाती है। जो जो अपन ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो ये दूरी बढ़ती चली जाती है मुख्य रूप से, ठीक है ना। अगला देख, एक बौन प्रक्षेप 50 डिग्री उत्तर मानक अक्षांश के आधार पर बनाया गया, यदि उसे पुनः 25 डिग्री उत्तर मानक अक्षांश के आधार पर बनाया जाए तो उसमें अक्षांश रेखाओं की वक्रता बढ़ जाएगी। भाई वक्रता का मतलब होता है कि मेन आधार रेखा यदि अपन ने 25 डिग्री ली और पहले अपन ने 50 डिग्री ली, ठीक है, तो 25 आधार 25 को लेते ही वक्रता है वो बढ़ जाएगी, है ना, ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर। तो वक्रता बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीयता के जिस माप से विचलनों के वर्ग का योग न्यूनतम होता है वह है तो माध्य होता है। केंद्रीयता जिस माप से विचलन का योग न्यूनतम माध्य से होता है सदैव, ठीक है ना, तो इसमें माध्य राइट हो जाए। अगला प्रश्न है, किसी वितरण में सबसे अधिक बारंबारता वाले मूल्य को, तो जिसकी बारंबारता आवर्ती सर्वाधिक होती है वो तो बहुलक ही होता ना। कितना सरल प्रश्न पूछा है, आवर्ती ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया? बहुलक, है ना। तो कितना सिंपल है, जिसकी आवर्ती ज्यादा वो बहुलक कहलाता है। प्रैक्टिकल में अपन सोचते हैं बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन देखो कितना सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं। यदि समंकों में से कोई स्थिरांक घटा दिया जाए तो उसका प्रमाप। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि समंकों को स्थिरांक से विभाजित करने पर क्या परिवर्तन आएगा? तो माध्य व प्रमाप विचलन स्थिरांक विभाजन के बराबर कम हो जाएंगे, माध्य अपरिवर्तित रहेगा, प्रमाप विचलन कम हो जाएगा, प्रमाप विचलन अपरिवर्तित रहेगा व माध्य कम हो जाएगा, माध्य और प्रमाप विचलन दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है। तो यदि समंकों को स्थिरांक से विभाजित करने पर यदि भाग दें, घटाने पर तो अपरिवर्तित रहेगा, अभी देखा था अपने प्रश्न, लेकिन यदि भाग दे तो माध्य और प्रमाप विचलन है स्थिरांक के विभाजन के बराबर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एक नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। तो भूमध्य रेखा व ध्रुवों की समान लंबाई होती है, सही है। बेलनाकार में भूमध्य रेखा और ध्रुवों की लंबाई समान रहती है, मैंने कहा समांतर चलते हैं ना। बेलनाकार प्रक्षेप मुख्य रूप से इस प्रकार का होता है, तो इसके समांतर इस प्रकार से बेलनाकार प्रक्षेप चलता है, इस प्रकार से लंब डाले होते हैं। तो अपन देख रहे हैं कि भूमध्य की लंबाई और ये भूमध्य की ध्रुव की लंबाई दोनों समान रहती है, तो ये तो बात सही है। यह शुद्ध क्षेत्रफल व शुद्ध आकृति प्रक्षेप है, शुद्ध क्षेत्रफल व शुद्ध आकृति प्रक्षेप है। देशांत रेखाएं लघुकृत पृथ्वी के व्यास के बराबर होती है, तो व्यास के बराबर ही देशांत रेखाएं, खड़ी देशांत रेखा तो ये व्यास के बराबर ही है, ये भी सही है। देशांत रेखाएं समदूरस्थ होती है, समान दूरी पर ही है, ये भी सही है, इसीलिए इसको समदूरस्थ कहा जाता है। तो बचा कौन सा? बी, यह शुद्ध क्षेत्रफल व शुद्ध आकृति, तो इसमें आकृति सही नहीं होती, आकृति इसमें अशुद्ध होती है, इसीलिए इसका राइट हो गया ए सी डी, ए सी डी, ए बी डी, ए सी डी, ए सी डी 16, ए सी डी।
ठीक है ना, तो बिल्कुल इसमें ए सी डी ये राइट हो जाएगा। अगला देखो, मोलविड प्रक्षेप में केंद्रीय मध्याह्न रेखा प्रदर्शित होती है। मोलविड के अंदर केंद्रीय प्रक्षेप, मोलविड प्रक्षेप में केंद्रीय मध्याह्न रेखा प्रदर्शित होती है। तो अपनी वास्तविक लंबाई के बराबर, अपनी वास्तविक लंबाई से लंबी, अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी, भूमध्य रेखा की 1/2। तो इसमें यदि मोलविड की बात अपन करते हैं ना, तो केंद्रीय जो मध्याह्न रेखा जो होती है वो भूमध्य रेखा की आधी होती है। यह मोलविड प्रक्षेप जो मुख्य रूप से होता है इस रूप में होता है, इस रूप में, है ना। तो ये जो लंबाई होती है भूमध्य रेखा की, इस भूमध्य केंद्रीय मध्याह्न रेखा, ये जो ग्रीनिच रेखा होती है केंद्रीय मध्याह्न रेखा, ये तो ये भूमध्य रेखा की 1/2 होती है ना, इसकी 1/2। तो इसमें 4 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा भूमध्य रेखीय प्रदेश विस्तृत होता है, यहां से संकरा होता है। अगला देखो, तो मर्केटर प्रक्षेप नहीं है ना, तो समक्षेत्रफल है, शुद्ध आकृति, शुद्ध दिशा और शुद्ध आकृति व शुद्ध दिशा प्रक्षेप, ठीक है ना। तो इसमें नहीं पूछा है, तो मर्केटर प्रक्षेप में शुद्ध दिशा नहीं होती, क्योंकि ये शुद्ध क्षेत्रफल और शुद्ध आकृति प्रक्षेप है, ठीक है ना, लेकिन शुद्ध दिशा नहीं है। अगला देखो, अगला है कि कौन सा मापक सार्वभौमिक रूप से उपयोग लिया जा सकता है। भाई सभी जगह उपयोग हो सकता है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रतिनिधि भिन्न आरएफ, क्योंकि इसमें एक पहली संख्या एक होती है, अगली संख्या के साथ कोई इकाई नहीं होती, है ना, तो इसको कहीं उपयोग में ले चाहिए। यदि जापान में उपयोग लेता है तो जापान अपनी इकाई के अनुसार काम में ले लेता है, यदि भारत में उपयोग होता है तो सेंटीमीटर और किलोमीटर मान लेते हैं या इंची मान लेते हैं, है ना। और अमेरिका यदि यूज करता है तो अमेरिका अपने हिसाब से मान लेता है। तो सार्वभौमिक रूप से उपयोग लिया जा सकता है प्रतिनिधि भिन्न को, आरएफ जो होती है ना, रिप्रेजेंटेटिव जो रिफ्लेक्शन फ्रैक्शन जो होता है, उसको मुख्य रूप से सार्वभौमिक माना जाता है। अगला प्रश्न देखो, जब एक बहुत लंबी दूरी को छोटे मानचित्र पर दिखाया जाता है तो इसका मापक कहलाता है, तो लघु मापक ही होता है ये, है ना, लघु मापक होता है। ये मुख्य रूप से 1:5 लाख से 1:40 लाख तक के मापने पर ये मानचित्र मुख्य रूप से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और संपूर्ण विश्व के जो मानचित्र होते हैं ना, इसी मापने पर होते हैं। विश्व के मानचित्र है, महाद्वीपों के मानचित्र है, वो इसी मापने पर होते हैं, लघु मापक पर। जो विस्तार से अपने डाला है, क्लास डाली, आप देखना वहां। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप कौन सा है ना। तो संशोधित मर्केटर प्रक्षेप है, संशोधित बहुशंकुक है, गोल प्रक्षेप है या शंक्वाकार प्रक्षेप है। तो राइट आंसर इसमें गोल का त्रिविमीय जो प्रक्षेप मुख्य रूप से है, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी को 45 डिग्री के ऊपर, संपूर्ण पृथ्वी जो उसको है 45 डिग्री के ऊपर स्पर्श करके ये माना जाता है, कागज यहाँ स्पर्श कर रहा है ना, इस आधार बना जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आकृति है जिसमें अशुद्धि कम होती है, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप के रूप में माना जाता है, ठीक है ना, गोल प्रक्षेप को। अगला है बॉन प्रक्षेप है। तो बॉन मुख्य रूप से क्या है, तो एक शंक्वाकार ही है, अभी बताए थे आकृति, इसकी शेप जो इस प्रकार की होती है बॉन प्रक्षेप। यदि इसको यहां से अपन इरेज कर दें तो ये आकृति है, इसलिए बॉन प्रक्षेप होता है, जो शंक्वाकार होता है एक प्रकार से, ठीक है ना। विस्तार से कैसे बनता है क्या है उसकी अलग से क्लास है अपनी। मानक विचलन में विचलनों की गणना किससे की जाती है। तो मानक विचलन में मानक विचलन की गणना किससे की जाती है, तो समांतर माध्य से होती है। आपको पता है ना, विचलन की गणना मानक विचलन के अंदर समांतर, पहले अपन जो भी संख्या होती है ना, 2 4 6 8, तो इसका क्या निकालते हैं, अक्ष बार निकालते हैं, और अक्ष बार निकाल करके और उसी से फिर पद विचलन निकालते हैं, उसके बाद में उसका स्क्वायर करते हैं, फिर स्क्वायर का योग करते हैं, है ना, और उसके बाद में इसको सोल्व करते हैं। तो देखना ये इसका वीडियो भी। फिर है निरूपक भिन्न 1:20,000 बराबर है। अभी वो सारणी वाली मैंने बात की थी ना,
कि निरूपक भिन्न 1:20,000 किसके बराबर, 1 अनुपात यहाँ है ना। तो 20,000 में इसमें लिखा क्या, पूछा क्या है, मीटर, हेक्टामीटर, हेक्टामीटर और डेकामीटर पूछा है ना। तो 20,000 किसके बराबर है, आगे लिखा है सब में हेक्टामीटर, हेक्टामीटर, हेक्टामीटर और डेकामीटर। अब अपनी सारणी यदि अपन देखते हैं तो वहां इजीली आपको ये प्रश्न सोल्व हो जाएगा। मीटर और हेक्टामीटर पूछा है, देखो ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा इकाई यहाँ पे हेक्टामीटर लेंगे है ना, फिर डेका लें और फिर मीटर लें, 3 इकाई लें है ना, फिर देशी और फिर सेमी, 1, 10, 100, 1000 और 10,000। ठीक है। अब क्या पूछा है, 1:20,000 है ना, और 1 हेक्टा में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 10,000। तो 20,000 में कितने हेक्टा हो गए, 2 हेक्टा। 20,000 में कितने हो गए, 2 हेक्टा। अब देखो इसमें कहां लिखा है 2 हेक्टा, 1 सेमी बराबर 2 हेक्टामीटर, तो 3 नंबर राइट हो जाएगा। 20 मीटर तो सिर्फ 2,000 में हो जाते हैं है ना, 2,000 सेंटीमीटर में 20 मीटर होते हैं। 20 हेक्टा 2 लाख में होंगे है ना, 2 हेक्टा में 20,000 में 2 हेक्टा होते हैं, ये आपको सारणी से पता चल जाएगा। और 1 सेमी में 2 डेका है ना, तो 2 डेका के लिए मुख्य रूप से क्या चाहिए, ये डेका। तो एक डेका के अंदर मुख्य रूप से 100,000, तो 1 डेका में कितने हजार होते हैं, तो 2 डेका में कितने चाहिए, 2,000, या 2,000 होते तो 2 डेका हो जाते। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम सारणी से इनको बहुत ही इजी वे में सरल कर सकते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को नहीं खींचा जा सकता, तो ध्रुवीय जो नोमोनिक नोमोनिक ध्रुवीय जो खमध्य प्रक्षेप है ना, केंद्र ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप भी कहते हैं इसको, केंद्रीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, इसको नोमोनिक कहा जाता है ना। तो नोमोनिक, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये इसी को कहा जाता है केंद्र ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप को। इसमें क्या होता है कि प्रकाश जो होता है ना, वो कहां से डाला जाता है, केंद्र से डाला जाता है, इस प्रक्षेपण तल पर यहां से प्रकाश डाला जाता है। तो इसे यहां से प्रकाश डालते हैं तो बाकी तो आ जाता है, लेकिन भूमध्य रेखा प्रकाश अनंत जाता है तो ये नहीं बन सकती भूमध्य, इसीलिए। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप है। अब यथाकृतिक प्रक्षेप पूछ लिया इसमें, तो गोल प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, साधारण बेलनाकार प्रक्षेप और बहु शंक्वाकार प्रक्षेप। देखो इसमें मर्केटर भी यथाकृतिक है, ठीक है ना, और सभी है इसके अंदर। तो मुख्य रूप से मर्केटर भी है, साधारण बेलनाकार भी है, आकृति वास्तु दिखाते हैं इसमें है ना। तो राइट को मर्केटर ही मान लेते हैं यथाकृतिक प्रक्षेप के रूप में। बाकी ये तीनों ही यथाकृतिक प्रक्षेप है, लेकिन मर्केटर को वास्तविक रूप से ठीक माना जाता है। ठीक है। एक मानचित्र की भिन्न आरएफ 1:4 लाख पर बनाया गया है, तो उस मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा धरातल की कितनी दूरी को दिखाएगी। अब 1 सेमी देखो बराबर 4 लाख को दिखा रही है, तो 1 सेमी बराबर 4 लाख का मतलब 4 किमी, क्योंकि 1 किमी में 1 लाख सेमी होते हैं। अब यहाँ किमी पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, इसका किमी बना लेंगे है ना। डेका हेक्टा पूछा तो हेक्टा बनाएंगे, डेका पूछा डेका बना लेंगे। तो इसमें 4 किमी, 1 सेमी बराबर 4 किमी, इसका कथन हो गया। और ये पूछ रहा है कि 5 सेमी रेखा, तो 1 4 को, तो 5 5 चौक 20 को, तो 5:20 किमी। तो यहां क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंपल है ना भाई, 1 4 किलोमीटर तो 5 20 किलोमीटर, इसको 5 से गुना कर दो, 4 को तो 20 हो जाएगा। तो एक पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सिंपल है, आपको सारणी यदि पता है तो इसे बहुत ही आसान तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखो प्रश्न, बड़े शानदार प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से कौन सा निरूपक भिन्न तथा कथनात्मक मापने का युग्म सही सुमेलित है ना। तो सही सुमेलित कौन सा, अब आप ध्यान देना पड़ेगा भाई। 1 मील में क्या होता है, 1 मील। अब ये सारणी भी आपको बताएंगे, 63,360 इंच होता है। 1 मील के अंदर 63,360 इंच होता है। ठीक है।
फिर 5 फर्लांग, तो 5 फर्लांग जो होता है, एक फर्लांग में 7,920 इंच होता है। 5 से गुणा कर देंगे तो इसका होता है 5 में 10, 9 5 45, 46, और 7 5 35, 35 39,600 और 63,360। फिर पूछा है 50 गज, तो एक गज में 36 होते हैं, तो 36 इंटू 50 कर देंगे, 6 5 30 की शून्य और 5 3 15, 6 5 30 शून्य आज के लिए 3 है और 5 3 15 18, कितना गया 1800, ये 1800 इसमें ऐड कर देंगे तो इसका उत्तर कैसे आएगा? देखो 6 प्रत्येक को ऐसे करके कैलकुलेट करके कर लेंगे ना, और 6 3 9, 9 8 17 और 9 4 13, 1 14 और ये हो गया अपना 6 3 9 1 10। 104 760 इसमें, 104 760 किसमें? इसमें, है ना। तो इसमें ये इसका यदि अपन कैलकुलेशन किया, इसकी यदि अपन ने टोटल की इंच बना के लिखी ना, तो वो इंच इसमें मिल रही है। अब इसकी इंच कैसे लिख सकते हैं, इसका हमें कैसे पता? तो इसकी भी एक सारणी है, ब्रिटिश मापनी और मीट्रिक मापी दोनों की सारणी है। इसमें सबसे बड़ी इकाई होती है वो मील होती है, दूसरी इकाई इसमें होती है फर्लांग, तीसरी इकाई इसमें होती है गज, चौथी इकाई इसमें होती है फीट, पांचवी इकाई होती है इंच। एक मील के अंदर 8 फर्लांग होते हैं और 63,360 इंच होते हैं, 63,360 है इंच होते हैं। अब इसमें 12 का भाग लगा देंगे 63,000, ये सारणी बनाते कैसे भी ध्यान दे लो कि 63,360 के अंदर यदि अपन 12 का भाग लगा देते हैं तो अपने पास में क्या जाता है? फिट आ जाता है ना। तो ये 5280 और यदि इसमें अपन 36 का भाग लगाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा? गज आ जाएगा 1760, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एक फर्लांग में गज 220 होते हैं, फिट 660 होते हैं, इंच 7,920 होते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे? तो 63,360 में यदि 8 का भाग लगाएंगे तो ये इंच आ जाएगा 7,920, 7,920 में यदि अपन 12 का भाग लगाएंगे तो 660 इसका फुट आ जाएगा और 36 का भाग लगाएंगे 220 आ जाएगा। एक गज के अंदर 3 फीट होते हैं, 36 इंच होते हैं, एक फीट में 12 इंच होते हैं, एक इंच में 1 इंच होता है। ये सारणी आप तैयार कर लो और आसानी से इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप बहुत इजी वे में इसको सरल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां आप देख लो, ये भी जो कैलकुलेशन अपन ने किया है कि 5 फर्लांग, एक फर्लांग के अंदर कितना है? 7,920, तो 7,920 को 5 से गुणा कर लिया, है ना। इसमें आगे लिखा है 50 गज, तो 50 को अपन ने किसी 36 से गुणा किया तो एक गज बराबर है 36 इंच होते हैं, तो 36 से गुणा कर लिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन का मध्य प्रक्षेप जितने भी है वो सारे शुद्ध दिशा होते हैं? मध्य प्रक्षेप शुद्ध दिशा होते हैं मुख्य रूप से, है ना। तो वास्तविक दिशा जो है शुद्ध दिशा प्रक्षेप कहते हैं किसे? तो ये तो पता ना आपको, यानी प्रक्षेप में वही दिशा हो, प्रक्षेप में वही दिशा हो जो धरातल पर किसी स्थान की, वो दर्शाया ना, उस स्थान की जिस बिंदु से दिखाया गया है उस दिशा की बात अपन करें तो वहीं पर हो, है ना। दोनों ये धरातल की दिशा और प्रक्षेप की दिशा सेम हो तब उसको शुद्ध दिशा प्रक्षेप कहते हैं। तो ये तीनों खमध्य प्रक्षेप जो है और जो मर्केटर प्रक्षेप मुख्य रूप से है बेलनाकार, ये तीनों शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। तो इसमें यदि प्रश्न ऐसे करें कि कौन सा शुद्ध दिशा प्रक्षेप नहीं है, तब बेलनाकार समशीतल प्रक्षेप आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी खमध्य सारे शुद्ध दिशा ही है। अगला प्रश्न देखो, एक मानचित्र पर 4 वर्ग सेमी 16 वर्ग किमी को दर्शाता है। तो ये क्या हो गया? एक 4:16, इसका मतलब क्या हो गया? 1:4, ठीक है, 1 सेमी 4 किमी। तो मानचित्र में आरएफ क्या होगी? तो इसमें क्या लिखा है? 1:4, ठीक है, 4 किमी, किमी का यदि सेमी बनाए तो 1:4 लाख,
तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? 1:5 लाख। सिंपल सी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। और अंतिम प्रश्न देखिए कि प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति का निर्धारण करने के लिए निम्न में से किस विधि। अब प्लेन टेबल जो है समपटल सर्वेक्षण के अंदर, तो उसमें प्लेन टेबल जब अपन लगाते हैं, इस प्लेन टेबल के अंदर मुख्य रूप से जो अपन ने टेबल लगाया तो किसी स्थान विशेष की स्थिति अपन निर्धारित करते हैं, है ना, तो वो विधि क्या कहलाती है? तो उसको क्या कहेंगे? स्थिति निर्धारण विधि, है ना, स्थिति निर्धारण विधि। इसकी प्लेन टेबल सर्वे की दो विधियां हैं समपटल सर्वेक्षण की मुख्य रूप से। एक तो विकीर्ण विधि, एक प्रतिछेदन विधि, है ना। रेडिएशन मेथड और इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो मुख्य रूप से दो इसकी विधियां हैं। तो अपन विकिरण विधि के अंदर अपन क्या करते हैं कि केंद्र लेकर के और वहां से प्रत्येक पॉइंट की स्थिति को अपन देखते हैं एलईडी के माध्यम से, है ना, एलईडी के माध्यम से। और ये जो प्रतिछेदन विधि, इसमें एक बेस लाइन होती है, दो बिंदु लिए जाते हैं। पहले ए बिंदु से अपन पॉइंट को लक्ष्य करते हैं, फिर उन्हीं पॉइंट को अपन बी बिंदु से लक्ष्य करते हैं। लेकिन उससे पहले टेबल को पूर्व स्थिति में लाना होता है, जिसकी दो विधियां हैं। एक तो अपने ट्रम्प कंपास के माध्यम से, और दूसरी जो विधि है मुख्य रूप से वो है एलईडी के माध्यम से, जिसको बोलते हैं पश्च दृष्टिपात द्वारा। तो उस पर भी अपनी विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। अभी तो आपकी एग्जाम है, तो सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका पेपर जो मुख्य रूप से फर्स्ट ग्रेड के मेरे साथी व्याख्याता बनने जा रहे हैं वो बिल्कुल आप सफल हो, और बड़े तन्मय के साथ में, बड़ी लगन और मेहनत के साथ में आपने मेहनत की है, तो आपको अपनी मेहनत का फायदा मिले, आपका सिलेक्शन हो और आपके लिए जिंदगी में